नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे सब लोग बच्चों, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन को जो बैलेंस करना है ये अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा खीर होती है। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि कॉपर और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन बैलेंस करने को आई थी। और कॉपर और नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन होती है वो दो तरह से होती है और दोनों रिएक्शन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाती है, लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया और हमें बेसिक तरीका नहीं पता है तो यही वो रिएक्शन हमारे लिए सरदर्द भी बन जाती है और हमारा पेपर भी खराब कर देती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। एकदम छोटे बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस की जाती है, उसका बेसिक तरीका क्या है, कौन कौन से मेथड होते हैं, किस पर काम करती है, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा। मैं यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो वाले एग्जाम्पल नहीं लेके आया हूं जिसमें आपने NaOH और HCl को मिलाकर NaCl बना दिया और H2O निकाल दिया, कहा बैलेंस कीजिए। नहीं, वो एग्जाम्पल ले लाया, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लाया हूं जो कि आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं। बच्चों चलो मैं अब वीडियो की शुरुआत कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को पता चले। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बहुत जनरल सी केमिकल रिएक्शन ली कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर ये क्या बना दिया। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बना दिया। मान लेते हैं कि आपके सामने ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। बच्चों शुरुआत में जो आपस में रिएक्शन करते हैं ना सर, इनको क्या नाम से जाना जाता है? सर इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को हिंदी में बोला जाता है अभिकारक। और ये जो बाद में बनता है बच्चों, इसको क्या नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस नियम पे काम करती है उस नियम का नाम होता है मास कंजर्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई केमिकल रिएक्शन किस पर काम करती है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे काम करती है। अब इसको नोट डाउन कर लेना, कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस सिद्धांत पे काम करती है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है, मास कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करती है। अच्छा सर, और आगे बात सुनो बच्चों, इसमें करते क्या है कि हम लोगों को टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये करना होता है। तो अगर मैं मास कंजर्वेशन इसमें अप्लाई करता हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल मास आप लेफ्ट हैंड साइड का ले लो, मतलब आपको टोटल मास आपको रिएक्टेंट्स का लेना है, इज इक्वल टू बताइए क्या करना पड़ेगा? सर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये जो काम है ना सर, ये काम करके आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेरे दोस्त बैलेंस कर सकते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेरे भाई बैलेंस कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बट आप खुद सोचो कि क्या इनका अलग अलग मास निकालना वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ सल्फर है, सिल्वर है, तो आप खुद सोचो ना कि सल्फर और सिल्वर का अलग अलग मास निकालना क्या पॉसिबल है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग मास में निकाल के हम क्या कहते हैं कि भैया आप एटम की संख्या देख लो बस। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हो, राइट हैंड साइड में जितने एटम हो, वो संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। जैसे कि यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणे O तो 2 ऑक्सीजन है। तो हम लोग ना एटम की संख्या निकालते हैं तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। और ये इंडिविजुअल लेवल पे बराबर होना चाहिए, टोटल बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके बाद ना आप लोगों को क्या और समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के ध्यान रखिएगा 2 स्टेप होते हैं। मैं फिर से बता दूं, आप खुद ही सारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 1 बच्चों, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखिए तो उसमें जो मेन एटम हो उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए, है ना। मेन एटम को सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मेन एटम को संतुलित कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को मेन एटम संतुलित करना है, ठीक है। अच्छा, मेन एटम कौन होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम होते हैं वो मेन एटम की कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे कि हमारा सल्फर ये मेन एटम हो सकता है, मैग्नीशियम मेन एटम हो सकता है, इसके अलावा हमारा क्लोरीन मेन एटम हो सकता है, इसके अलावा हमारा आयरन मेन एटम हो सकता है, एल्यूमिनियम, ये सब मेन एटम में आते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सब हमारे मेन एटम है। इसके अलावा स्टेप नंबर 2 आपने मेन एटम को संतुलित कर लिया। बच्चों स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जब मेन एटम संतुलित हो जाए तो आपको करना क्या है कि आपको साइड एटम संतुलित करना है। मैं फिर से बता दूं, साइड एटम को संतुलित कीजिए।
साइड एटम को संतुलित कीजिए। अब आपके मन में आएगा कि साइड एटम क्या होते हैं। सर साइड एटम में दो एटम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं साइड एटम में, जिनकी संख्या थोड़ी ज्यादा भी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखिए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको हमेशा मिल ही जाएंगे, है ना। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, यही हमारे बताइए कौन से एटम होते हैं, डेट इज कॉल्ड साइड एटम। ये हमारे साइड एटम होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन मेन एटम को प्रेफरेंस देनी है और फिर अपने साइड एटम को बैलेंस करना है, आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बच्चों इस वाले तरीकों को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ध्यान रखना, ये जो मैंने मेथड बता रहा हूं ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हो गया कि आप पहले नंबर्स रखिए और फिर देखिए कि वो बैलेंस है या नहीं। मैं आपको बताऊं आपके लेवल में 90% केमिकल रिएक्शन इसी मेथड से सॉल्व हो जाती है। 90% केमिकल रिएक्शन इसी मेथड से सॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन भी होंगी जो इस वाले मेथड से नहीं सॉल्व हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, XYZ मानकर सहारा लेना पड़ता है, यानी मास कंजर्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है, तब भी हमारा पूरा सवाल कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको एग्जांपल देके बताता हूं। पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा और जिस रिएक्शन में मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड लगता हुआ नहीं नजर आएगा वहां पर देखिएगा कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाकर उसको सॉल्व करता हूं, आपको वो देखना होगा। ठीक है, चल भाई, तो सबसे पहला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते। अब जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल, यहां पर हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड है। मैग्नीशियम की 2 संयोजकता नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता मैग्नीशियम के नीचे, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। बच्चों इसमें मेन एटम कौन होगा, तो कह देना इसमें मेन एटम तुम्हारा मैग्नीशियम है। यहां 3 मैग्नीशियम है, इसीलिए हमने यहां पर 3 मैग्नीशियम बनाने के लिए आगे 3 कर दिया। देख लो मैग्नीशियम की संख्या बराबर है। फिर आप नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए। भाई नाइट्रोजन भी तो उसके बाद मेन एटम है। सर यहां नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो यहां नाइट्रोजन की संख्या 2 बनाने के लिए हमने यहां कर दिया 2HNA3। ये हमारा मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो या हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। चलो भैया ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। 3 ऑक्सीजन है और 3 दूनी 6 मतलब 12 हाइड्रोजन है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। देखो 3 गुणे 2 भी करना होगा ना, तो यहां 6 ऑक्सीजन लाने के लिए हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो रहा है। ये जो अपने आप बैलेंस हो रहा है ना, इसे आपको बोलते हैं कि आपने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने पर ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा समस्या बस इसी बात पे आती है कि जब लास्ट वाला हम बैलेंस करने जाते हैं और एक के बैलेंस करने से दूसरा बिगड़ जाता है, तो समझ लाना आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हो रहे, इसलिए वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही। उसका भी तरीका है, ऐसा नहीं है ना। फिलहाल ये वाली केमिकल रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब ये आइए बच्चों, जैसे लिखा P4O10, इसने H2O के साथ रिएक्शन करके H3PO4 बनाया। मेरे भाई इस H3PO4 को बताइए क्या नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है फास्फोरेट एसिड। ये हमारा फास्फोरेट एसिड। मेन एटम क्या है, तो क्या ना मेन एटम सर फास्फोरस है, जिसकी संख्या कितनी है 4। ठीक है सर, वहां 4 फास्फोरस है, तो यहां 4 फास्फोरस बनाने के लिए हमने देखो 4H3PO4 कर दिया। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं और उसके साथ साथ हमारे ऑक्सीजन बैलेंस करने। अब देखते हैं कि आपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे नहीं किए, पाप किया था कि पुण्य किए थे। बच्चों यहां पर 4 थी 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें यहां 6 H2O करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि लास्ट में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस नहीं है। 10 ऑक्सीजन 10 6 16 ऑक्सीजन, 4 चौको 16। वाह भाई वाह, पिछली बार आपका पुण्य है, इसलिए देखिए लास्ट में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। आप बात मेरी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्या बात है। तो ये वाली रिएक्शन भी देखो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आगे आइए, इसके बाद ये देखिए बच्चों, लिखा है MnO2 + HCl = MnCl2, और इसके बाद बताइए क्या लिखा हुआ है H2O। इसमें कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, फिर से वही मेन एटम मैग्नीज है। मैग्नीज तो देखो पहले से बैलेंस है। दूसरा एटम क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन बनाने के लिए 4HCl। मतलब 4HCl जैसे ही आपने किया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, वहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। मेरे भाई ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा मतलब ऐसा नहीं जो गलत है, गलत नहीं है, फिर वो सही है।
इसका मतलब फिर आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देख लेते बैलेंस है नहीं है, दो ऑक्सीजन देख लीजिए बैलेंस है, मतलब अभी भी आपके पुण्य धर्म आपका साथ दे रहे हैं। अच्छा सर ये वाली रिएक्शन नहीं है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, यही वाली रिएक्शन जहां मैग्नीशियम था बस वहीं टॉपर पूछा गया था। मैग्नीशियम ने नाइट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, NO2 बनाया और H2O बनाया। अब यहां देखना है कि आपके पुण्य टर्म है या नहीं। बच्चों सबसे पहले तो देखो मैग्नीशियम पूरी तरह से बैलेंस है, यस पूरी तरह से बैलेंस है। नाइट्रोजन बैलेंस करना है तो मेरे भाई देखो यहां पर नाइट्रोजन 2 1 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन जैसे ही आपने वहां देखा तो तुरंत आपका दिमाग कहेगा कि यहां 3HNO3 कर दो, यही कहेगा ना। फिर आपका दिमाग कहेगा हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए या ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखो 3 त्रिटा 9 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, देखो 3 त्रिटा 9 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 1 9 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देख लो, ऑक्सीजन बैलेंस है। जैसे हमने हाइड्रोजन देखने की कोशिश की तो आप देखो यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां पर हमारा 3 हाइड्रोजन है। अब ये लफड़ा हो गया कि सर ऑक्सीजन भी बैलेंस है और लास्ट में देखो हाइड्रोजन बैलेंस हुए नहीं। अच्छा आप हाइड्रोजन अगर बैलेंस करने जाओगे, जैसे कि आप यहां देखो 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी 3 हाइड्रोजन बनाना है, तो यहां 3 हाइड्रोजन बनाने के लिए 3/2 H2O करेंगे, तो हमारे ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएंगे। सर अब क्या करें कि जब भी कभी ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें हमारे पास लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हाइड्रोजन बिगड़ जाता है, ऐसे में क्या करें। अब बच्चों यहां पर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं आता, खास तौर से ये वाली रिएक्शंस में। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम देखो पूरा बैलेंस है, मैग्नीशियम को आप छोड़ दीजिए कि मैग्नीशियम को हमें कुछ करना है, मेन हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे ही तो फोकस करना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी तरह से फोकस हो। तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहां पर 1 और 1 आना है, आप इसको छोड़ ही दीजिए पूरी तरह से, हरा नहीं 1 और 1 आना है तो आप इसको X और X भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी रिएक्शन है। चलिए नाइट्रोजन देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि सर नाइट्रोजन के लिए आपको यहां पर X नाइट्रोजन मान लीजिए, हमने माना X नाइट्रोजन, तो अगर यहां X नाइट्रोजन माना है बच्चों तो यहां पर हमें Y नाइट्रोजन मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं Y और ये दोनों मिलके फिर ये बनाएंगे। और इसी तरीके से लास्ट में हमारा हाइड्रोजन है, तो आप देखो यहां पर X हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है X हाइड्रोजन है, तो यहां पर तुम्हें X/2 हाइड्रोजन करने होंगे, या फिर आप चाहो तो यहां पर Z हाइड्रोजन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से पहले आपको संख्या लिखनी है, तो लिख लिया। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दो, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या X है, वहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो X बराबर देखो कितना हो जाएगा 2Z, X बराबर 2Z। मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए, यहां पर 3 ऑक्सीजन है 3X, और यहां पर ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के साथ 2I, और 2I के साथ बताइए कितना हो जाएगा, 2I के साथ हमारा Z, ये हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे। एक और चीज बैलेंस करनी पड़ेगी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की संख्या यहां पर कितनी है X, तो यहां पर नाइट्रोजन की संख्या देखिए कितनी है 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, और यहां पर नाइट्रोजन की संख्या Y है ना भाई, यहां नाइट्रोजन 2 वहां Y। बच्चों ये जो इक्वेशन निकली ना, इस इक्वेशन को लेकर ही आपको पूरा डेटा सॉल्व करना रहेगा, बस इसी इक्वेशन को ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे छोटा करें सब, ये भी हमें समझना है कि इसको कैसे छोटा करें। अब जैसे कि हमने X की वैल्यू को यहां पर 1 माना, तो Y माइनस में आ जाएगा, तो X 1 मानना गलत है। Z की वैल्यू 1 माना, तो जैसे Z की वैल्यू हमने 1 माना तो X हमारा 2 आ जाएगा, और जैसे हमारा X 2 आ गया तो Y हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो Z की वैल्यू को 1 मानना भी सही नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि यहां पर जो X आना चाहिए वो Z का डबल आना चाहिए। यहां 1 है तो वहां 2 होना चाहिए, यहां 2 है तो वहां 4 होना चाहिए। तो एक काम करो, 1 और 2 वाला तो हम ठीक है, यहां 2 और 4 वाला देख लो जरा भाई, 8 और 2 वाला कॉम्बिनेशन तो देख चुके हैं ना। तो Z की वैल्यू मैंने 2 मानी तो वहां 4 करना पड़ेगा, ये देखिए। अब जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 और 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, और यहां पर 3 दूनी 6, 6 2 8 और 12 है, ये लीजिए बैलेंस हो गया। यहां पर हमें 2NO2 लाना पड़ेगा, खेल खत्म, खेल खत्म, देख लीजिए बैलेंस हो गया। अभी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन देख लीजिए, 12 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 4 10 2 12 ऑक्सीजन है, पूरा बैलेंस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी इस तरह का खेल हो तो हमें ना एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन के बाद ये देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू को क्या मानने पर कौन सा डेटा फिट बैठ रहा है। जैसे कि मुझे x बराबर 2z पता चल गया, x बराबर क्या पता चल गया 2z, हमने इसी का सारा ले लिया और इसी का सारा लेकर पूरे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों ये वाली रिएक्शन के बाद ना ये देखिए, ये वाली रिएक्शन तो मान लो फिर भी डायरेक्ट हो जाएगी, इसलिए कि इसमें HNO3 नहीं है ना, HNO3 में हमेशा आपको दिक्कत आएगी। बच्चों यहां पर आर्सेनिक की संख्या कितनी है, मेन एटम आर्सेनिक 2, यहां पर मेन एटम आर्सेनिक 2, देखो है ना 2। फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर यहां 3, यहां पर सल्फर हमारा SO2 है तो 3 सल्फर कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन यहां लाना है तो तुम्हें 9/2 करना होगा, 9/2 करना होगा, देख लीजिए क्योंकि O2 अलग आ गया तो 9/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 9, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि पूर्णांक में हमेशा पूछते हैं, तो पूर्णांक में पूछने के लिए 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस रिएक्शन का जो बैलेंसिंग फॉर्म बनेगा वो 2AH2O3 प्लस 9O2 और आगे बताइए क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा AH2O3 और प्लस, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी 2AH2O3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां 6SO2। ठीक है, रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, 4 आर्सेनिक है, वेरी गुड। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ माफ करना, यहाँ पर AH2S3 है ना, AH2S3। तो 9 दूनी 18 ऑक्सीजन है और 3 दूनी 6 और 12 6 18 देख लीजिए ऑक्सीजन है। सल्फर की संख्या 6, सल्फर की संख्या 6, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अरे तो आप कॉपर की वैल्यू x ले लीजिए, यहां कॉपर की वैल्यू x ले लीजिए, ओके। हाइड्रोजन यहां पर 2 है, वहां 2 हाइड्रोजन करना है तो यहां अगर हमने Z माना है तो यहां पर हम 2Z कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे बैलेंस करने हैं तो ये ना सोचिए कि ये नाइट्रोजन अलग अलग है, तो यहां पर हमें Z हो गया है और X हो गया है तो यहां Y मान लीजिए, ओके। तो कॉपर बैलेंस है पूरी तरह से, चेक कीजिए कॉपर बैलेंस है पूरी तरह से। इसके अलावा हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है पूरी तरह से। तो कॉपर और हाइड्रोजन को छेड़िए नहीं, उसे कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप मेन छेड़िए नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की संख्या यहां कितनी है 2Z, देखो नाइट्रोजन की संख्या 2Z, यहां नाइट्रोजन कितना है 2X और वहां नाइट्रोजन कितना है Y, ये पहली इक्वेशन बनी। ऑक्सीजन छेड़िए तो 3 दूनी 6, 6Z ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6X, 3 दूनी 6X प्लस Y ऑक्सीजन प्लस Z, काम वही करना है, रेशियो बनाना है किसी तरह से। अगर रेशियो बन गया तो खेल खत्म है ना, बिना रेशियो बनाए नहीं होगा। तो आपको फिर से वही काम कर लीजिए, अगर मैंने यहां 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब फिर से देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6Z, ये 6X प्लस 3Y हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये 6Z बराबर है, देखो 6Z बराबर है, 6Z बराबर है 6X बराबर है, तो इसका मतलब 3Y इक्वल टू Y प्लस Z, ये हमारे बराबर होना चाहिए ऐसे। तो फिर से देखो इक्वेशन एक मेरे पास बन रही 2Y बराबर Z, 2Y बराबर Z और 2Y बराबर Z है तो यहां से Y डिवाइड बाई Z कितना हो जाएगा, Y डिवाइड बाई Z हमारा आ जाएगा 1/2। तो Y की वैल्यू को 1 मानना है, Z की वैल्यू को 2 मानना है। फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया। जैसे कि अगर हमने y की वैल्यू को 1 माना, z की वैल्यू को 2 माना, ओके, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें वाली इक्वेशन में आना पड़ेगा, या ऊपर वाली में चले जाइए 2z वाली में। तो z की वैल्यू 1 है तो 2z 4, 2x, y की वैल्यू 1 तो 2x बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर 3/2, ये लीजिए। अब इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। वो 1 वाले मानने से ना थोड़ी दिक्कत आ रही थी, आप x मान लिया करिए सभी में, है ना। अब पूरी तरह से इक्वेशन बैलेंस हो रही। अब मैं देखो इसको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। x की वैल्यू 3/2 है तो रिएक्शन बन जाएगी 3/2 कॉपर, z की वैल्यू कितनी है 2 है तो ये हमारा 4HNO3 बन गया। फिर इसके बाद देखिए हमारा इक्वल टू x की वैल्यू 3/2 है, 3/2 बन गया
और फिर इसके बाद यहाँ कॉपर नाइट्रेट हो गया CuNO3 का होल ट्वाइज प्लस YNO2, तो Y की वैल्यू कितनी है सर, Y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर Y की वैल्यू 1 है तो 1 NO, अब फिर प्लस ZH2O, Z की वैल्यू 2 है तो 2 H2O, बट नीचे 3/2 आया है, 3/2 आया है तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर जगह, तो 3Cu प्लस 8HNO3 और इसके बाद हमारा बताइए क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर जगह, तो यहाँ 3CuNO3 का होल ट्वाइज और प्लस यहाँ पर 2NO और बताइए प्लस क्या आ जाएगा 2H2O आ जाएगा। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से देख लीजिए हमारी बैलेंस हो रही है। तो कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसी रिएक्शंस आ जाएंगी जिसको बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा और ये बैलेंसिंग आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब या तो स्टेट 3 का ये है कि आप लोग के एग्जाम में थोड़ा हल्की सवाल आ जाए, डायरेक्ट यहां पर पहले से ही 3Cu और 8HNO3 लिखा हो, ये भी पॉसिबल है। अगर 3Cu 8HNO3 लिखा है, आगे बैलेंस करने को बोल रहा है तो बहुत आसान कर दिया, पूरा बैलेंस करने को बोल रहा है तो फिर आप लोगों को अगर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगता तो यही वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, XYZ रखकर फिर उसकी एक वैल्यू मानकर फिर सवाल को सॉल्व करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये रही लास्ट वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन आपको अपनी तरफ से बैलेंस करके मुझे बतानी है ना, कि जब प्रॉपर हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरीके से जो है काम होता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।